हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेज ऑन जॉनटेक डिजिटल। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में एयर पॉल्यूशन को डिस्कस किया था, पॉल्यूटेंट्स को डिस्कस किया था, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम एयर पॉल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है उस पर चर्चा करने वाले हैं, उस पर डिस्कस करने वाले हैं हम। देखिए, जितने भी अभी तक एयर पॉल्यूशन के लेक्चर्स हुए हैं उनमें अभी तक हमने एयर पॉल्यूशन को प्रॉपरली समझा है। उसके कंट्रोल के बारे में मैंने अभी तक कोई बात नहीं की है कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस को भी हमने समझा था कि जो प्लूम बनता है उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन से क्या रिलेशन होता है, वो किस तरह की शेप में जाती है, किस तरह का पैटर्न फॉलो करती है। तो वो भी हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लूम्स क्या होता है और वो किस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन में फॉर्म होती है। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे एयर पॉल्यूशन कंट्रोल को। देखिए, यहाँ पर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल में हम दो बातों पे डिपेंडेंट हैं। पहला जो है हमारा कि नेचुरली किस तरह से इन्वायरमेंट खुद को एयर पॉल्यूशन से फ्री करता है या एयर पॉल्यूशन को कम करता है। दूसरा पॉइंट जो है कि हम किस तरह से उस पर अप्रोच कर सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन को हम कम कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर हम दोनों बातों पर डिस्कशन करेंगे। पहला तो ये है कि इन्वायरमेंट खुद किस तरह से अपने आप को क्लीन करता है, एयर पोल्यूशन को कम करता है। और दूसरा जो पॉइंट है कि हमारी तरफ से क्या अप्रोचेज हैं एयर पोल्यूशन को कम करने की। तो चलिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है द नेचुरल सेल्फ क्लींसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एनवायरनमेंट। नेचुरल सेल्फ क्लींसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट खुद किस तरह से अपने आप को क्लीन करता है। सेल्फ क्लींसिंग प्रॉपर्टी का मतलब खुद किस तरह से अपने आप को क्लीन करता है। देखिए, आपने थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी कि जैसे वाटर है, रिवर वाटर है, तो रिवर वाटर में आपने किसी पॉइंट पर क्या किया, कोई भी वेस्ट वाटर डिस्पोज किया। इस पॉइंट पे जैसे एक बार समझ लेते हैं पहले इसको हम। तो जैसे मान के चलिए ये एक रिवर है, ये एक रिवर है और इस पॉइंट पे आपने कोई वेस्ट इसमें डिस्पोज किया। यहां पर आपने क्या किया है, मान के चलिए आपने वेस्ट वाटर यहां पर डिस्पोज किया। पॉइंट ऑफ डिस्पोजल ये है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ डिस्पोजल जैसे ही आपने वेस्ट वाटर को यहां पर इस रिवर वाटर में, फ्लोइंग वाटर में डिस्पोज किया है, पॉइंट ऑफ डिस्पोजल से ही रिवर वाटर अपनी क्लींसिंग करने लग जाएगा, अपने आप को क्लीन करने लग जाएगा थ्रू द सेल्फ क्लींसिंग प्रॉपर्टी। यहां पर क्या होगा, जैसे ही आपने वाटर को डिस्पोज किया, वेस्ट वाटर को डिस्पोज किया, तो ये एरिया जो है पॉइंट ऑफ डिस्पोजल जो है, यहां पर वाटर हाईली पॉल्यूटेड होगा रिवर वाटर। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे इसका जो पॉल्यूशन पोटेंशियल जो है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। अब कम क्यों हो रहा है, क्योंकि रिवर यहां अपने आप को खुद को क्या कर रही है, क्लीन कर रही है। सेल्फ क्लींसिंग प्रॉपर्टीज के थ्रू वो अपने आप को क्लीन कर रही है। उसमें कई सारी मैकेनिज्म्स होती हैं। जैसे यहां पर जैसे ही आपने वेस्ट वाटर ऐड किया तो इसका पोटेंशियल जो है, इस वेस्ट वाटर का जो पोटेंशियल है वो डाइल्यूशन की वजह से डिक्रीज हो गया, क्योंकि वो रिवर वाटर जो था पहले से क्लीन रिवर वाटर जो आ रहा था वो इसके साथ में मिक्स होगा, तो डाइल्यूशन के थ्रू इसने अपना पोटेंशियल कम कर दिया। इसमें जो सेटलेबल सॉलिड्स जो होंगे वो थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे बैठ जाएंगे इसके बॉटम पर, ठीक है। आगे और मैकेनिज्म चलती रहेंगी तो उसके जरिए ये अपने आप को पूरी तरह से कुछ टाइम के बाद में, कुछ डिस्टेंस के बाद में अपने आप को फिर से उसी पोजीशन में ले आएगी जिससे पॉइंट ऑफ डिस्पोजल से पहले पोजीशन थी वाटर की, ठीक है। तो वो कैसे हुआ, वो सेल्फ क्लींसिंग प्रॉपर्टी से हुआ। वैसे ही हमारे एनवायरनमेंट की भी सेल्फ क्लींसिंग प्रॉपर्टी है और ये एनवायरनमेंट का एक पार्ट था। रिवर एक एनवायरनमेंट का हमारा क्या है, एक पार्ट है। तो यहां पर हमको समझना होगा कि कौन कौन सी मैकेनिज्म्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होती हैं। देखिए, द नेचुरल क्लींसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एनवायरनमेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के थ्रू एनवायरनमेंट अपने आप को क्लीन कर लेता है, पॉल्यूशन फ्री कर लेता है। तो उसमें पहला है डिस्पर्जन। पहला क्या है, डिस्पर्जन। दूसरा है ग्रेविटेशनल सेटलिंग विद और विदाउट फ्लॉकुलेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन इंक्लूडिंग वॉश आउट एंड स्कैवेंजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है रेन आउट एंड लास्ट वन है एडजॉर्प्शन। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके जरिए एनवायरनमेंट खुद को क्या कर लेता है, क्लीन कर लेता है। फॉर एग्जांपल के किसी पॉइंट पे, किसी एरिया में आपने क्या किया, पॉल्यूटेंट डिस्पर्स किया, कोई गैस इमिट किया आपने एटमॉस्फेयर में। तो पॉइंट ऑफ डिस्पोजल पे, पॉइंट ऑफ इमिशन पे जो भी गैस आपने रिलीज किया है एटमॉस्फेयर में वो क्या होगी, डिस्पर्स होगी। एम्बिएंट एयर के साथ में, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ में वो घुलेगी तो उसका पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
ठीक है। क्लीन एयर के साथ में जब वो डिस्पर्ज होती है तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो पॉल्यूशन पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा। तो फर्स्ट फिनोमेना क्या हुआ यहाँ पर, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में एक्चुअली मैकेनिज्म कौन सी लग रही है, डाइल्यूशन की, कि यहां पर जो आपने पॉल्यूटेंट इमिट किया था एटमॉस्फेयर में वो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ में डाइल्यूट हो गया, तो इसलिए उसका पोटेंशियल कम हो गया। दूसरी बात है ग्रेविटेशनल सेटलिंग। ग्रेविटेशनल सेटलिंग विद और विदाउट फ्लॉकुलेशन ऑफ द पार्टिकल। देखिए यहां पर इंडिविजुअल पार्टिकल भी सेटल कर सकता है, जो हैवियर पार्टिकल हैं उस इमिटेड गैस में, हैवियर पार्टिकल जो हैं वो धीरे धीरे क्या कर जाएंगे, सेटल कर जाएंगे। इंडिविजुअली भी सेटल कर सकते हैं या फिर वो अपने अपने फ्लॉक्स बनाकर एक दूसरे के साथ जोड़कर वो नीचे सेटल कर सकते हैं थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, सेटलिंग बोलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ दो पॉइंट को डिस्कस किया। पहला था डिस्पर्जन। डिस्पर्जन एक्चुअली क्या है, डाइल्यूशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेरिक एयर। नाउ दूसरी बात अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल सेटलिंग, तो इसमें क्या हो रहा है, जो पार्टिकल है, जो गैस इमिट की है आपने एटमॉस्फेयर में, उसमें जो भी हैवी पार्टिकल है वो अपने सेल्फ वेट की वजह से क्या कर जाएंगे, नीचे सेटल कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन इंक्लूडिंग वॉश आउट एंड स्कैवेंजिंग। एक्चुअली होता क्या है, बिलो द क्लाउड, ये क्लाउड है, ये क्लाउड्स हैं, ठीक है, और यहां पर क्या है, आपके पॉल्यूटेंट्स हैं, यहां पर आपके पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, ये पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि गैस में हैं, जो गैस आपने रिलीज की है, एमिट की है, उसमें पॉल्यूटेंट्स यहां प्रेजेंट है। रेनफॉल जब भी होती है, प्रेसिपिटेशन जब भी होगा, प्रेसिपिटेशन जब भी होगा तब क्या होगा, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं वाटर ड्रॉप के साथ में, या जो भी प्रेसिपिटेशन ड्रॉप है, वो प्रेसिपिटेशन ड्रॉप इनको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगी, इसको क्या करेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, और एब्जॉर्ब करके इनको क्या कर देंगी, अर्थ सरफेस पर ले आएंगी। मतलब इसने एटमॉस्फेयर से इन पॉल्यूटेंट्स को क्या कर दिया, एटमॉस्फेयर से हटा दिया है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं या तो वॉश आउट बोलेंगे या स्कैवेंजिंग बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या किया है, वाटर ड्रॉपलेट ने इन जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनको एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब करके और ग्राउंड सरफेस पर ले आए हैं। दूसरी बात रेन आउट, तो रेन आउट का फिनोमेना आप समझ गए कि अगर एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स हैं तो रेन के जरिए उनको हम वॉश आउट कर सकते हैं। नाउ लास्ट वन है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एक्चुअली क्या है कि जैसे कई सारी सरफेसेज होती हैं, एडजॉर्प्शन का मतलब है कि जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर में वो जो प्रेजेंट है उनको हम क्या कर लें, अवशोषित कर लें। तो यहाँ पर कई सारी सरफेसेज होंगी, जैसे आपका पेड़ों की पत्तियां हो सकती हैं, बिल्डिंग्स की फ्लोर हो सकती हैं, बिल्डिंग्स की वॉल हो सकती हैं, रॉक हो सकते हैं, इस तरह से कई सारी सरफेसेज होंगी जो कि पॉल्यूटेंट्स जो हैं उनको क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो ये कई सारे प्रिंसिपल हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसके जरिए एनवायरनमेंट खुद को क्या कर लेता है, क्लीन कर लेता है, और इन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं सेल्फ क्लींसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एनवायरनमेंट। सेल्फ क्लींसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एनवायरनमेंट। क्लियर? तो ये तो था एनवायरनमेंट का खुद का अप्रोच, जो खुद एनवायरनमेंट है वो किस तरह से अपने आप को एयर पॉल्यूशन फ्री करता है या फिर उसको कम करता है। क्लियर? तो चलिए एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट, डिस्पर्जन। So dispersion of pollutants by the wind reduce the concentration of air pollutants at the one place. जहां पर उनको इमिट किया गया है वहां पर विंड की वजह से उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन। दिस मैकेनिज्म इज देयर फॉर ए डाइल्यूशन मैकेनिज्म ओनली। ये क्या है, एक्चुअली एक डाइल्यूटिंग मैकेनिज्म है जिसमें क्या हुआ है, पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर में क्या हो गए, डाइल्यूट हो गए, जिनसे कि उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका पोटेंशियल क्या हो गया है, कम हो गया है। नेक्स्ट वन, ग्रेविटेशनल सेटलिंग। ग्रेविटेशनल सेटलिंग में क्या होगा, बहुत आसान सा एक पॉइंट है जिसको आप बहुत इजीली समझ सकते हो। सो ग्रेविटेशनल सेटलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल मैकेनिज्म अंडर विच लार्ज हैवी पार्टिकल्स फ्रॉम द एम्बिएंट एयर सेटल डाउन ऑन बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में लार्ज हैवी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो अपने सेल्फ वेट की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या कर जाएंगे, अर्थ सरफेस पर सेटल कर जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल सेटलिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे एनवायरनमेंट का, सेल्फ क्लींसिंग प्रॉपर्टी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन। In the natural absorption principle, the gaseous as well as particulate pollutants from the air get collected in rain or mist.
एंड मे सेटल आउट विद दैट मॉइस्चर। मैंने आपको बताया था कि रेन या मिस्ट के साथ में जो भी प्रेसिपिटेशन ड्रॉपलेट है, वो ड्रॉपलेट क्या करेगी, जो भी आपके गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं या लिक्विड पॉल्यूटेंट्स हैं या सॉलिड पॉल्यूटेंट्स हैं, इनको एब्जॉर्ब करेंगी और इनको क्या कर देंगी, सेटल करवा देंगे। दिस फिनोमेना टेक्स प्लेस बिलो द क्लाउड लेवल, बिलो द क्लाउड लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपका एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल है वो कहां होगा, बिलो दी क्लाउड लेवल। अगर क्लाउड लेवल से ऊपर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं तो रेनफॉल तो नीचे होगी क्लाउड लेवल के, तो उससे कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। व्हेन दिस फिनोमेना टेक्स प्लेस बिलो द क्लाउड लेवल, व्हेन फॉलिंग रेन ड्रॉप्स एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट्स एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज वॉश आउट या स्कैवेंजिंग। उसको हम क्या बोलेंगे, वॉश आउट या स्कैवेंजिंग। Now this the process does not help in removing particulate particles smaller than 1 micron in size। ये important है कि अगर पार्टिकल की साइज 1 माइक्रोन से कम है, फाई उनका डायामीटर 1 माइक्रोन से कम है, तो उस केस में ये जो फिनोमिना है या ये जो प्रॉपर्टी है वो उन पार्टिकल्स को रिमूव करने में हमारी हेल्प नहीं करेगी। सो द प्रोसेस डज नॉट हेल्प इन रिमूविंग पार्टिकल्स स्मॉलर देन 1 माइक्रोन इन द साइज। नाउ रेन आउट, रेन आउट का मतलब रेनफॉल के जरिए हम क्या कर दें, पॉल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर से बाहर कर दें या सरफेस पर ले आए। सो रेन आउट इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्रेसिपिटेशन अबव द क्लाउड लेवल वेयर सम माइक्रोन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द क्लाउड्स। क्लाउड्स में जो सब माइक्रोन छोटे छोटे पार्टिकल, सब माइक्रोन मतलब 1 माइक्रोन से भी छोटे जो साइज के पार्टिकल हैं, एक्चुअली वो क्या करेंगे, वहां पर सर्व्स एज कंडेंसेशन न्यूक्ली। उनका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन में क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ में अटैच होगा और वहां पर वो एग्लोमेरेट होगा। कंडेंसेशन में छोटे छोटे पार्टिकल आपस में अटैच होकर उनका क्या होगा, वहां पर एग्लोमेरेशन होगा और एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे। सो अराउंड विच ड्रॉप्स ऑफ वाटर मे फॉर्म एंड फॉल आउट एज रेन ड्रॉप्स। ठीक है, और जब क्लाउड्स में कंडेंसेशन होगा विद द सब माइक्रोन पार्टिकल ऑफ द पॉल्यूटेंट्स, उनका कंडेंसेशन होगा, रेन ड्रॉप बनेंगी, रेन ड्रॉप फाइनली क्या हो जाएंगी, फिर नीचे आएंगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, रेन ड्रॉप्स के जरिए इन पॉल्यूटेंट्स का फॉल आउट हो जाएगा और वो एटमॉस्फेयर से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। नाउ लास्ट वन, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या होगा, देखिए एडजॉर्प्शन इज द फिनोमेना इन विच गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन एम्बिएंट एयर आर केप्ट अट्रैक्ट बाय ए सरफेस, attract by a surface where they are concentrated and retained, तो उस सरफेस पर वो क्या करेंगे, उस सरफेस के द्वारा उन पॉल्यूटेंट्स को क्या कर लिया जाएगा, अट्रैक्ट कर लिया जाएगा और उस सरफेस पर उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा, मतलब दे आर कॉन्सेंट्रेटेड एंड रिटेन्ड, उसी पर वो रहेंगे। अब अगर सरफेस की बात करें तो नेचुरल सरफेसेस सच एज सॉलिड्स, रॉक्स, जो आपकी लीव्स होती हैं, ब्लेड्स ऑफ द ग्रास, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट कैन एब्जॉर्ब एंड रिटेन द पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो ये जितनी भी सरफेसेज हैं ये एम्बिएंट एयर में प्रेजेंट पॉल्यूटेंट्स को अट्रैक्ट कर लेंगी और वहां पर उनको वो कंट्रोल या एटमॉस्फेयर से दूर रखेंगे। क्लियर, तो ये थे हमारे नेचुरल प्रॉपर्टी जिनकी वजह से हम एनवायरनमेंट को या एनवायरनमेंट खुद को क्या कर लेता है, क्लीन करता है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमारी जरिए क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, मतलब मैन मेड एफर्ट्स क्या हैं एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उस पर आज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन बाय इंजीनियरिंग डिवाइसेस। आपने क्या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूज की है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की? वैसे तो ये है कि आप बीमारी ना होने दें तो बेटर है, आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमारी एक्टिविटीज ऐसी हैं, हम मजबूर हैं कि हम ऑटोमेटिकली एयर पॉल्यूशन होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि आप अब पैदल चलना शुरू कर दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना बंद कर दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है। आप इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसको अगर रोक दिया जाए तो आज के टाइम में वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमको क्या करना होगा, हमको इंजीनियरिंग लगानी होगी, हमारा दिमाग लगाना होगा और हमको जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको दूसरी डिवाइसेस की मदद से क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो एक्चुअली डिवाइसेस को भी हमने कैटेगराइज कर दिया यहाँ पर कि पहली डिवाइस जो कि पार्टिकुलेट मैटर को क्या करती है, कैप्चर करती है। सो दोज डिवाइस विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द पार्टिकुलेट,
एक तो हम इनकी चर्चा करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। दूसरा है दोज डिवाइसेस विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द गैसियस पॉल्यूटेंट्स, जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स होंगे उनको कैसे रिमूव किया जाएगा और जो पार्टिकुलेट मैटर जो होगा उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, उसके लिए एक अलग अलग डिस्कशन है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो एसपीएम है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसको कैसे रिमूव किया जाएगा किसी भी इमिशन से, तो उस पर आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेज हैं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। देखिए, सो कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स इन द इंडस्ट्रीज। देखिए, आपने अपने व्हीकल्स में देखा होगा एग्जॉस्ट जो होता है उसमें जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर डिवाइस लगी होती है जिसको साइलेंसर बोलते हो आप। तो वो नॉइस एज वेल एज जो एग्जॉस्ट होता है व्हीकल में उसके एयर पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करता है। वैसे ही लार्ज स्केल पर मतलब इंडस्ट्रीज़ में हम किस तरह से इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर, फर्स्ट डिवाइस का नाम है ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। इसी के साथ में है सेकंड वन सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स। अब इन सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स में दो तरह के कलेक्टर्स आपको नजर आएंगे, एक तो है साइक्लोन कलेक्टर और एक है डायनेमिक प्रेसिपिटेटर। साइक्लोन कलेक्टर एंड डायनेमिक प्रेसिपिटेटर। थर्ड है वेट स्क्रबर। वेट स्क्रबर या वेट कलेक्टर्स इन जैसा ही है लेकिन इसका नाम थोड़ा सा अलग रख दिया क्योंकि वेट कंडीशन में काम करेगा। यहाँ पर वाटर या जो भी आपके स्क्रबर सॉल्यूशन है उसका यहाँ पर स्प्रे की जाएगी। सो वेट स्क्रबर, इसमें कौन कौन सी डिवाइस इंक्लूड है, स्प्रे टावर, वेट साइक्लोन स्क्रबर और वेंचुरी स्क्रबर। ठीक है, ये अलग अलग तरह की तीन डिवाइस हैं जो कि आपके वेट स्क्रबर या वेट कलेक्टर्स में ये रखी जाएंगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, एंड लास्ट वन है फैब्रिक फिल्टर्स। लास्ट वन क्या है, फैब्रिक फिल्टर्स। तो एक एक करके हमको इनको डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशनल चैम्बर, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। पहले इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर में एक्चुअली होगा क्या। तो देखिए यहां पर क्या होता है, ये जो आपको चैम्बर नजर आ रहा है, ये जो आपको चैम्बर नजर आ रहा है, इसमें जो डर्टी गैस है, डर्टी गैस यहां से एंट्री करेगी जिसमें क्या होंगे, पॉल्यूटेंट्स होंगे, पार्टिकुलेट मैटर होगा। तो जैसे जैसे वो आगे चलेगी, जैसे जैसे वो गैस आगे जाएगी, इसमें क्या है, पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर है। और ये पार्टिकुलेट मैटर क्या है, अपने वेट की वजह से, अपने वेट की वजह से ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो एक तरह से ये तो सेटलिंग टैंक की तरह हो गया, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आपने सेटलिंग टैंक देखा होगा, तो सेटलिंग टैंक की तरह है। यहां से डर्टी गैस जो है, जो इमिशन है, एग्जॉस्ट इमिशन है, वो यहां से क्या होगा, यहां से इसमें एंट्री करेगा इस चैम्बर में, और एंट्री के बाद में इसमें हैवी सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं जिसको हम बोल रहे हैं पार्टिकुलेट मैटर, वो अपने सेल्फ वेट की वजह से क्या होगा, सेटल करेगा। और इन हुपर्स में इनको कलेक्ट कर लिया जाएगा और क्लीन गैस फिर यहां से आउट हो जाएगी। सो दिस इज द क्लीन गैस। ये इसका क्या है, ये इसका प्रिंसिपल है। बहुत ही सिंपल सी डिवाइस है, बट क्वेश्चन किस तरह से आएगा चलिए देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसकी एफिशिएंसी क्या है, ये मैक्सिमम साइज या मिनिमम साइज कितने साइज के पार्टिकल को रिमूव कर सकता है। सो मिनिमम पार्टिकल साइज दैट कैन बी रिमूव्ड, मिनिमम साइज, छोटी से छोटी साइज का पार्टिकल जिसको ये रिमूव कर सकता है वो है 50 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, और उससे ज़्यादा के पार्टिकल ऑब्वियसली यहाँ से सेटल हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कंसर्न है, मैं लास्ट में इन सबको एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा, बट अभी तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। नेक्स्ट, इसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत कम है, 50%। एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 50% है। नाउ मेरिट्स अगर देखी जाए तो सिंपल टू डिजाइन, आसानी से डिजाइन हो जाता है, मेंटेन, और सिंपली इसका क्या हो सकता है, मेंटेनेंस हो सकता है, एंड लो प्रेशर लॉस। इसमें क्या होता है, एक्चुअली प्रेशर लॉस ज्यादा नहीं होता है। सो मेरिट्स हैं इसकी, सिंपल टू डिजाइन एंड मेंटेन, एंड लो प्रेशर लॉस इसकी मेरिट्स हैं। अगर डीमेरिट्स की बात करें तो रिक्वायर लार्ज स्पेस, इसको बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। एफिशिएंसी इज लो, जैसा आपको नज़र आ रहा है कि 50% से ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती, तो इसका एक ड्रॉबैक है, डिमेरिट्स है।
ओनली लार्ज साइज पार्टिकल कैन बी सेपरेट आउट। 50 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल ही यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। सब माइक्रोन साइज के पार्टिकल कहाँ जाएंगे, वो डस्ट के साथ में या एग्जॉस्ट के साथ में आगे चले जाएंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो लो है और ये लार्ज साइज के पार्टिकल को ही रिमूव करने में हमारी हेल्प कर सकता है। चलिए, तो अगर इसके प्रिंसिपल की बात की जाए तो ये आपको पता है, थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है। द इमिटेड स्मोक व्हेन मेड टू पास थ्रू ए सेटलिंग चैम्बर ड्रॉप सम देयर लार्ज साइज पार्टिकल इन द चैम्बर अंडर द स्टोक्स लॉ। क्लियर? तो वहां पर स्टोक्स लॉ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, वहां स्टोक्स लॉ की मदद से यहाँ पर सेटलिंग होगी। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो सेटलिंग चैम्बर है ये किस साइज के पार्टिकल को 100% रिमूव कर सकता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप है। द लार्जेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल डी दैट कैन बी रिमूव्ड विथ 100% एफिशिएंटली, जिसको हम 100% यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एग्जॉस्ट से जो गैस इमिट हुई है, जो गैस आई है उस सेटलिंग चैम्बर में, उस गैस से उसको 100% सेटल करके रिमूव किया जा सके, उस साइज को हमको कैलकुलेट करना है इन द सच ए चैम्बर ऑफ लेंथ L और हाइट h। मतलब ऐसे चैम्बर जिसकी लेंथ L है, हाइट h है, तो हम ऐसे पार्टिकल की साइज कैलकुलेट करना चाहते हैं जो 100% वहां से रिमूव हो जाएगा। सो D इज इक्वल टू C इंटू √18 म्यू इंटू VH इंटू कैपिटल H अपॉन G इंटू L इंटू रो। इस तरह से फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। हालांकि इसको पूछेगा नहीं, बट फिर भी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेटलिंग चैम्बर से, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर से किस साइज के पार्टिकल को 100% रिमूव किया जा सकता है अगर चैम्बर की लेंथ L है और हाइट H है। तो यहाँ पर क्या क्या मतलब है इसका, सबसे पहले हम देखते हैं VH क्या है, एक्चुअली इसकी बात कर रहे हैं। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ गैस पासिंग थ्रू द चैम्बर, अब देखिए कितनी होती है, ऑलमोस्ट इसको रखते हैं हम 0.5 से लेके 2.5 मीटर पर सेकेंड। कितना रखते हैं? 0.5 से लेके 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हम इसकी बात करते हैं, दैट इज रो। तो रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स रिमूव्ड, जिस पार्टिकल को रिमूव किया जा रहा है उसकी डेंसिटी क्या है। म्यू है विस्कोसिटी ऑफ एयर एट गिवन टेम्परेचर इन केजी पर मीटर पर सेकेंड, मतलब सेकेंड। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या है, म्यू जो है ये विस्कोसिटी ऑफ द एयर है। क्लियर? नाउ सी जो है करेक्शन फैक्टर है। तो इस फॉर्मूले में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करता है तो इस फॉर्मूले में आपसे पूछ सकता है कि जो करेक्शन फैक्टर है उसकी वैल्यू जनरली हम कितनी लेते हैं, तो उसका आंसर है आपका 2। इस करेक्शन फैक्टर की वैल्यू हम जनरली कितनी लेते हैं? 2। सो यहां पर अगर हम बात करें तो C इज इक्वल टू करेक्शन फैक्टर फॉर एग्जिस्टिंग नॉन क्यूसेंट कंडीशन इन द गैस फ्लो थ्रू द चैम्बर्स जनरली टेकन एट इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस फॉर्मूले पे, हो सकता है C की वैल्यू पूछ ले या फॉर्मूला पूछ ले, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल प्रेसिपिटेटर है उसकी एफिशिएंसी क्या है और वो मिनिमम साइज का पार्टिकल जिसको वो रिमूव कर सकता है वो पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स। सो सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाम ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से हम क्या करेंगे, जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको गैस से अलग करेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि इन चैम्बर्स की अगर बात करें, इन डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये डिवाइसेस हैं, इसमें ट्यूब्स लगी होती हैं। ये एक सिंगल ट्यूब है और अगर पूरी डिवाइस की बात करें तो इसमें मल्टीपल ट्यूब्स लगी हुई हैं, मल्टीपल सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब्स लगी हुई हैं, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, जिनकी मदद से हम जो गैस में पार्टिकुलेट मैटर है उसको रिमूव करते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर देखिए कि जैसे ही गैस एंट्री करती है, यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल ट्यूब की बात करें, देखिए यहाँ पर मल्टीपल ट्यूब्स लगे हुए हैं, यहाँ पर ये इस तरह से मल्टीपल ट्यूब्स लगे हुए हैं जैसा कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है। और इसमें हम एक इंडिविजुअल ट्यूब की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जब कोई गैस यहाँ पर एंट्री करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, वर्टेक्स फ्लो इसमें क्रिएट किया जाता है। तो जब इसको घुमाया जाएगा, यहाँ पर इसको घुमाया जाएगा, तब क्या होगा कि जो पार्टिकुलेट मैटर है
वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस वॉल पे टकराएंगे, इस वॉल पे टकराएंगे, इस ट्यूब की वॉल पे टकराएंगे और गैस से वो अलग हो जाएंगे। जैसे जैसे आप इस गैस को रोटेट करोगे, इस गैस को वर्टेक्स फ्लो में ले जाओगे, तब क्या होगा, पार्टिकुलेट मैटर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर जाएगा। जितना हैवी वेट होगा वो उतना ही ज्यादा जाएगा। तो यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर जो है इस ट्यूब के वॉल से टकराएगा और टकरा के वो नीचे गिरेगा और यहाँ पर इन हुपर्स में इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा और जो क्लीन गैस है वो यहाँ से आउट हो जाएगी। तो ये इसका कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें हम गैस को क्या कर रहे हैं, गैस को घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स। तो अगर इनकी बात करें कि ये मिनिमम साइज के किस पार्टिकल को रिमूव कर सकते हैं, सो मिनिमम पार्टिकल साइज दैट कैन बी रिमूव्ड कितना है, 5 से 25 माइक्रोन, 5 से 25 माइक्रोन। एफिशिएंसी जो है वो 50 से 90 तक पहुंच सकती है, 50 से 90 तक पहुंच सकती है, लेकिन ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर की जो एफिशिएंसी है वो 50 से ज़्यादा नहीं हो पाती। तो ये इसकी थोड़ी सी मेरिट हो गई। तो मेरिट्स की अगर बात करें तो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, सिंपल टू डिज़ाइन एंड मेंटेन, बट रिक्वायर लेस फ्लोर एरिया। वहाँ पर क्या था, अगर ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर की बात करें तो उसमें जो एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया है वो ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा एरिया की जरूरत नहीं पड़ती। इंश्योर ड्राई कंटिन्यूअस डिस्पोजल ऑफ द कलेक्टेड डस्ट। यहाँ पर ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा, जो डिस्पोजल डस्ट है, जो आपकी डस्ट बन रही है उसको आपको लगातार क्या करना है, डिस्पोज करना है। एंड लो टू मॉडरेट प्रेशर लॉस, जो कि कितना होता है, लगभग 2.5 से लेके 20 सेंटीमीटर तक का यहाँ पर प्रेशर लॉस हो सकता है। तो ये इसकी कुछ मेरिट्स थी जो यहाँ पर आपको देखने को मिली, जैसे आपको ग्रेविटेशनल चैम्बर में नहीं थी। लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं तो साइक्लोन्स आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैस कंटेनिंग लार्ज साइज पार्टिकल लाइक सीमेंट, फर्टिलाइजर प्लांट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, एसफाल्ट मिक्सिंग प्लांट्स, ग्रेन मिल्स एंड कॉटन गिन्स। ठीक है ना, तो इस तरह की जहां पर ऐसी इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है जो कि लार्ज स्मोक प्रोड्यूस करते हैं और उनमें लार्ज साइज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गया है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई है, आपके ग्रेन मिल हो गया है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो गई हैं, इनमें इनको जनरली यूज किया जाता है। पहली बात तो ये इनएक्सपेंसिव है, महंगे नहीं होते हैं, ज़्यादा कम एरिया की इनकी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात, ये लगातार जो डस्ट बनती है, जो पार्टिकुलेट मैटर की डस्ट बनती है, वो उसके डिस्पोजल को इंश्योर करते हैं। तो ये इसको कुछ एडवांटेज की वजह से इसको जनरली यूज भी किया जाता है। चलिए, सो ए साइक्लोन कलेक्टर इज ए स्पेशली डिजाइन क्लोज चैम्बर इन विच द वेलोसिटी ऑफ इनलेट गैस इज ट्रांसफॉर्म्ड। देखिए यहाँ पर जो इनलेट गैस है उसकी वेलोसिटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म इनटू स्पाइनिंग वर्टेक्स। स्पाइनिंग वर्टेक्स में इसको क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। द पार्टिकल्स फ्रॉम द गैस आर थ्रोन आउट अंडर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो गैस में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो उस वर्टेक्स की वजह से क्या कर दिए जाते हैं, बाहर की तरफ फेंक दिए जाते हैं। एंड द पार्टिकल थ्रोन आउट ऑन द वॉल्स ऑफ द चैम्बर स्लाइड्स डाउन टू द हुपर। और जैसे ही वो बाहर इस वॉल पर टकराएंगे तो वो नीचे फिसल कर नीचे गिरेंगे और हुपर में इनको कलेक्ट कर लिया जाएगा। इस तरह से वो यहाँ पर कलेक्ट होंगे। सो द पार्टिकल्स थ्रोन आउट ऑन द वॉल ऑफ द चैम्बर एंड स्लाइड्स डाउन टू द हुपर एंड दे दस रिमूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये वर्किंग प्रिंसिपल था। आपसे वर्किंग प्रिंसिपल नहीं पूछेगा, आपसे बस एफिशिएंसी और मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल दैट कैन बी रिमूव्ड बाय द डिवाइस, ये आपसे पूछे जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, ए डायनेमिक प्रेसिपिटेटर। ये तो थी आपकी साइक्लोन कलेक्टर की बात करें, लेकिन डायनेमिक प्रेसिपिटेटर जो है वो थोड़ा सा इससे एफिशिएंट होता है। सो डायनेमिक प्रेसिपिटेटर इम्पार्ट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द एंटरिंग गैस विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग वेन्स and is about 7 times more effective than the ordinary cyclone collector। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डायनेमिक प्रेसिपिटेटर या डायनेमिक कलेक्टर जो होता है वो नॉर्मल साइक्लोन कलेक्टर से कितना गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो उसका आंसर आपका कितना होगा, 7 टाइम्स। कितना, 7 टाइम्स ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है साइक्लोन कलेक्टर से। सच ए यूनिट कैन वर्क एज एन एग्जॉस्ट फैन एज वेल एज ए डस्ट कलेक्टर। ठीक है ना, तो ये दोनों तरह से काम करता है।
एक तो आपका एग्जॉस्ट फैन की तरह भी काम करता है और एक डस्ट कलेक्टर की तरह भी काम करता है कि अगर आपको किसी चैम्बर से जो वहां पर एग्जॉस्ट बनी हुई है उसको अगर उससे बाहर करना है तो वो एग्जॉस्ट फैन की तरह भी काम करेगा, और दूसरी बात डस्ट कलेक्टर की तरह भी काम करता है कि जो डस्ट बनती है उसको भी ये प्रॉपरली क्या करेगा, रिमूव करेगा। नाउ दे आर वाइडली यूज्ड इन सेरामिक, फूड एंड फार्मास्यूटिकल एंड वुड वर्किंग इंडस्ट्रीज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो डायनेमिक प्रेसिपिटेटर है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा दिस इज यूज्ड इन सेरामिक, फूड एंड फार्मास्यूटिकल एंड वुड वर्किंग इंडस्ट्रीज। क्लियर? तो एज ये दोनों तरह से काम करेगा आपका एग्जॉस्ट फैन एज वेल एज डस्ट कलेक्टर की तरह। चलिए जो नेक्स्ट आपकी डिवाइसेज हैं थोड़ा सा उनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें है वेट स्क्रवर्स एंड कलेक्टर्स। तो होने को ये ऐसे ही हैं जैसे साइक्लोन, जैसे आपने साइक्लोन को क्या किया है यहाँ पर प्रमोट किया है इस ट्यूब में, वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइक्लोन को ही प्रमोट करेंगे, बट क्या होगा यहाँ पर वेट कंडीशन होगी। तो वेट स्क्रबर इनका नाम इसीलिए रखा गया है। थोड़ा सा अलग है, जैसे यहाँ पर स्प्रे टावर की बात की जाए या वेट साइक्लोन स्क्रबर की बात की जाए, तो इनको अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे और विजुअल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे, बट पहले इनकी कंडीशंस देख लेते हैं। जैसे स्प्रे टावर जो है, मिनिमम पार्टिकल साइज दैट कैन बी रिमूव्ड बाय स्प्रे टावर इज 10 माइक्रोन। कितना है? 10 माइक्रोन। और इसकी जो एफिशिएंसी है वो लेस देन 80% है स्प्रे टावर की। दूसरी बात, वेट साइक्लोनिक स्क्रबर जो है उसमें क्या होगा, द मिनिमम पार्टिकल साइज दैट कैन बी रिमूव्ड वो कितना है, घटकर कितना हो गया, 2.5 माइक्रोन। कितना आ गए हम, 2.5 माइक्रोन। और इसकी जो एफिशिएंसी है वो लगभग 80%। ठीक है, 80% से कम होगी। तो ये है स्प्रे टावर और बेस वेट साइक्लोनिक स्क्रबर की प्रॉपर्टी। अब नाउ इनकी वर्किंग अगर हम देखें, सो वर्किंग को हमको विजुअल के थ्रू समझना होगा कि वेट साइक्लोन स्क्रबर किस तरह से काम करता है। तो देखिए एक बार यहां पर आपको एक जैसे एक मरीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक, तो यहाँ पर ये वेट साइक्लोन स्क्रबर जो है वो इंस्टॉल किया गया है इंडस्ट्री में। एक्चुअली अगर इसकी बात करें हम तो ये देखिए इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, दिस इज कॉम्पैक्ट इन डिज़ाइन, मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट डिवाइस है, रिट्रोफिट टेक्नोलॉजी है इसमें, एंड दूसरी बात लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये इसके क्या है, एक तरह से एडवांटेज हम मान सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, सिंपल सा, एक सिंपल तो नहीं बोलेंगे बट वेरी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, ज़्यादा स्पेस कवर नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपके। तो यहाँ पर क्या किया है आपने, एक वेट साइक्लोनिक स्क्रबर को इंस्टॉल कर दिया गया है। अब ये किसी भी तरह के जो सल्फर ऑक्साइड्स हैं उनको रिमूव करने के लिए सिस्टम बनाया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, गैस जो है वो जो आपकी गैस जो है वो रिलीज की है इसमें। अब जब गैस जैसे ही आपने रिलीज की, यानी कि जैसे ही गैस इमिट हुई, इंडस्ट्री से आई जो गैस है उसको आपने इमिट किया। अब थोड़ा सा डिफरेंस था, आपने जो साइक्लोनिक कलेक्टर देखा है, डायनेमिक कलेक्टर देखा है, और इसमें इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर यहाँ पर हम वेट कंडीशन क्रिएट ना करें तब ये सिंपल एक साइक्लोनिक प्रेसिपिटेटर या साइक्लोनिक कलेक्टर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइक्लोन के साथ साथ यहाँ पर स्प्रे भी करेंगे, वाटर को क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। तो देखिए एक बार इसको, तो यहाँ जैसे ही गैस आती है हम यहाँ पर वर्टेक्स फ्लो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। वर्टेक्स फ्लो क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। सो स्विल बनाया है, स्विल का मतलब इस तरह से एक टर्बुलेंस हमने क्रिएट किया है यहाँ पर, भंवर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भंवर धाराएं। सो यहाँ पर क्रिएट्स ए स्विल फ्लो टू रिड्यूस गैस इनफ्लो स्पीड एंड प्रोक्यूर रिटेंशन टाइम एंड इंक्रीज द कॉन्टैक्ट एफिशिएंसी। क्लियर? नाउ अब जैसे ही यहाँ पर आप क्या करोगे, ये स्विल बनाओगे, जो भंवर बनाया आपने, ये क्या कर रहा है, एक साइक्लोनिक एक तरह से कंडीशन क्रिएट कर देगा। दूसरी बात, हमने यहाँ पर स्क्रैबेक सॉल्यूशन जो है वाटर की तरह यहाँ स्प्रे किया है, इस पर क्या किया है हमने, यहाँ पर वाटर की तरह स्प्रे किया है, इसलिए कंडीशन कैसी हो गई, ड्राई के बजाय वेट कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है। यहाँ पर क्या बन रही है आपकी, वेट कंडीशन क्रिएट हो रही है। देखिए यहाँ पर तो गैस या लिक्विड कॉन्टैक्ट पार्ट है ये इसका, तो यहाँ पर गैस और लिक्विड दोनों ही आपस में क्या आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। अब गैस और लिक्विड, पहली बात तो ये थी कि जब वो साइक्लोन आपने क्रिएट किया, जब आपने वेट साइक्लोनिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ कंडीशन है वेट, और साइक्लोनिक इफेक्ट स्विल आपने क्रिएट किया यहाँ पर। तो एक्चुअली स्विल से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो वॉल पे भी टकराएंगे और वाटर की वजह से वो पार्टिकल कांटेक्ट में आएंगे गैस के साथ में और वो उनको सेटल करवा देगा। तो दोनों कंडीशन है यहाँ पर, देखिए।
तो इस तरह से यहाँ पर वाटर और गैस का क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। अब इस कांटेक्ट में हमारा क्या बेनिफिट है, अगर वाटर हम स्प्रे नहीं करते तो ये सिंपल आपका क्या होता है, साइक्लोनिक कलेक्टर की तरह काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर की तरह काम करता है। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, इसमें वाटर जो है, लिक्विड जो है वो स्प्रे किया है, तो ये इसकी कंडीशन हो गई वेट कंडीशन, इसलिए इसका नाम दे दिया हमने वेट साइक्लोनिक कलेक्टर या प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर भी बोलते हैं इसको। चलिए तो आगे देखिए इसमें। सो इन दिस केस अब यहां पर क्या हो रहा है, जो क्लीन गैस है वो यहां से आउट हो गई है, क्लीन गैस जो है वो यहां से आउट हो चुकी है। अब क्लीन गैस के बाद में अगर आप देखोगे यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से सेपरेट होते हैं। दूसरी बात, जो ये जो वाटर यहां पर बना है उसको हम दोबारा से क्या कर देते हैं, रीयूज कर देते हैं या डिस्पोज कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। एक तरह से हमने क्या किया है, यहां पर आपका क्या लगा हुआ है, यहां पर आपका साइक्लोनिक स्क्रबर लगा हुआ है। अब देखिए जो गैस में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली वाटर के या लिक्विड के कांटेक्ट में आकर वो क्या कर रहे हैं, या तो वो क्या कर रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, या फिर वो सेटल कर जाएंगे। इस तरह से कंडीशन चलती है। एक्चुअली ये जो स्क्रबर था, वेट साइक्लोनिक स्क्रबर था, ये सल्फर ऑक्साइड्स को खत्म करने के लिए था। तो यहाँ पर एक जो गैस में प्रेजेंट सल्फर ऑक्साइड्स हैं उनको खत्म करने की यहाँ पर टेंडेंसी शो की गई है। बट अगर इसमें कोई पार्टिकुलेट मैटर है तो वो पार्टिकुलेट मैटर को भी इसी तरह से यहाँ से रिमूव किया जाएगा। ये इसका क्या है, कंसेप्ट है। क्लियर? तो इस तरह से एक वेट साइक्लोनिक स्क्रबर काम करता है। साइक्लोनिक स्क्रबर में अगर आपने कोई भी स्प्रे नहीं किया था, लिक्विड अगर स्प्रे नहीं करते हो, तो वो सिंपल एक क्या हो जाएगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर की तरह काम करेगा। लेकिन यहां पर आपने क्या किया है, यहां पर आपने स्प्रे किया है। तो ये तो था आपका वेट साइक्लोनिक स्क्रबर। दूसरी बात, अगर हम स्प्रे टावर की बात करें तो ये है आपका स्प्रे टावर। ये क्या है आपका स्प्रे टावर। स्प्रे टावर में एक्चुअली कुछ नहीं है, यहां से आपने गैस को रिलीज किया है, सॉरी, यहां से गैस को आपने इसमें अंदर दिया है, सॉरी ये वाटर के लिए है, लिक्विड के लिए, दिस इज लिक्विड, स्क्रबर लिक्विड है। डर्टी गैस जो है वो यहां से एंट्री करेगी इसमें। सो डर्टी गैस जो है वो यहां से एंट्री कर रही है ऑटोमेटिकली। यहां पर कोई हम साइक्लोन क्रिएट नहीं कर रहे, ये केवल स्प्रे टावर है। तो गैस यहां से ऊपर जाएगी, इस तरह से ऊपर जाएगी। यहां पर हम कोई साइक्लोन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, गैस यहां पर सिंपली अपवर्ड राइज हो रही है। और यहां से हम वाटर जो है, यहां से हम वाटर या कोई भी लिक्विड जो स्क्रबर लिक्विड है उसको स्प्रे करते हैं। तो गैस में प्रेजेंट पार्टिकुलेट मैटर के साथ में ये क्या करेगी, कांटेक्ट में आएगा। गैस और लिक्विड आपस में कांटेक्ट में आएंगे और कांटेक्ट में आने के साथ साथ उसमें प्रेजेंट पार्टिकुलेट मैटर को ये जो लिक्विड है ये क्या कर जाएगा, नीचे ले जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट है स्प्रे टावर का। स्प्रे टावर में सिंपल हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को गैस के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं और गैस और लिक्विड जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो गैस में प्रेजेंट पार्टिकुलेट मैटर लिक्विड के साथ में फ्लो करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंपल कंसेप्ट है। वेट साइक्लोनिक स्क्रबर का कंसेप्ट आपने देख लिया। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, स्विल प्रमोट कर रहे हैं, वहां पर हम भंवर धाराएं क्रिएट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, एक हमको एडवांटेज मिल जाएगा। यहाँ एक सिंपल कंस्ट्रक्शन था, अब इसको अगर थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए तो अगर इसमें हम साइक्लोन क्रिएट कर दें तो पार्टिकल्स जो हैं वो फिर वॉल पे भी जाके टकराएंगे, क्योंकि वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाएगा और जो हैवी पार्टिकुलेट मैटर है वो इस चैम्बर के या इस कॉम्पैक्ट यूनिट के वॉल पर जाकर टकराएगा। ये है आपका स्प्रे टावर। इसी में आपका जैसे ये है आपका वेट साइक्लोनिक स्क्रबर, जिसका कंसेप्ट आप देख चुके हो। देखिए यहाँ से आपकी जो डर्टी गैस है वो यहाँ से एंट्री करती है, एंट्री करने के बाद में आप यहाँ पर स्प्रे भी करते हो और विद द हेल्प ऑफ वेन आप यहाँ पर स्विल भी क्रिएट करते हो, यहाँ पर आप वर्टेक्स फ्लो भी क्रिएट करते हो, तो जिसका आप एनिमेशन देख चुके हो। चलिए नेक्स्ट है वेंचुरी स्क्रबर। ये थोड़ा सा एडवांस हम बोल सकते हैं वेंचुरी स्क्रबर, और जिसकी एफिशिएंसी जो है वो 99% तक हो सकती है। सो मिनिमम साइज दैट कैन बी रिमूव्ड बाय वेंचुरी स्क्रबर इज 0.5 माइक्रोन, मतलब सब माइक्रोन साइज का भी ये पार्टिकल रिमूव कर सकता है, सब माइक्रोन साइज के पार्टिकल को भी ये रिमूव कर सकता है। अब इसको वेंचुरी क्यों बोला है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो वेंचुरी की तरह है। इसको हम भी एनिमेशन से अभी समझेंगे। और इसकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 99% तक हो सकती है। ये इसका एक सिस्टमैटिक डायग्राम है, लेकिन अगर आपको इसको विजुअल में देखना है तो देखिए एक बार,
यहाँ पर आपको एक क्या नजर आ रहा है, एक वेंचुरी स्क्रबर नजर आ रहा है, जिसमें आपको क्या दिखाया गया है, ये गैस इनलेट है, यहां से गैस क्या करेगी, यहां से गैस आएगी और क्लीन गैस इस पोर्शन से पास आउट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, इसका क्या कंसेप्ट है वो आगे हम देख रहे हैं इसमें। तो स्क्रबिंग सॉल्यूशन को हम इसके जरिए, पंपिंग सिस्टम के जरिए आगे भेजेंगे। गैस यहां पर क्या हुई है, इनलेट की गई गैस, यहां गैस टू बी ट्रीटेड, यहां से आपने अंदर भेज दी है। अब देखिए यहां पर ये जो कंसेप्ट है, ये बेंचुरीमीटर का कंसेप्ट है। यहां से क्या है, जो क्लीन गैस है वो ऊपर जाती जा रही है। अब इसमें कुछ स्टेजेस में इसका क्या चलता है, क्लीनिंग चलती है। तो एक बार इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे ही आपने यहां पर गैस जो यहां भेजी है, उसमें क्या क्या है, गैस टू बी ट्रीटेड कंटेनिंग सॉलिड पार्टिकल्स, एरोसॉइल एंड केमिकल्स। इसमें क्या क्या है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग पॉल्यूटेंट्स हैं। जैसे सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है, एरोसॉइल हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो जैसे ही ये इस चैम्बर में, बेंचुरी चैम्बर में एंट्री करता है, तो यहां पर देखिए बेंचुरी पोर्शन जो है, बेंचुरी पोर्शन में आकर यहां पर एग्लोमरेशन के बजाय यहां पर इसका सेपरेशन होता है, पार्टिकल सेपरेट होते हैं। तो ये थ्रोट पर आकर यहां थोड़ा सा प्रेशर जो है, प्रेशर का फंडामेंटल यहां पर यूज होगा। तो ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे, केवल समझने के लिए इस एनिमेशन को यहां पर देख रहे हैं। तो चलिए, सो थ्रॉट पोर्शन में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ रहे हैं या फिर आपके केमिकल्स हैं, एरोसॉइल्स हैं, वो यहां पर आ रहे हैं, तो पार्टिकल्स आर एसेलरेटेड इनटू द बेंचुरी। पार्टिकल्स जो हैं वो एसेलरेट हो रहे हैं यहां पर, क्योंकि प्रेशर जो है, एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो आगे देखते हैं किस तरह से इसका कंसेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप्स थ्रू द बेंचुरी। प्रेशर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वेलोसिटी जो है, फ्लो की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और कांस्टेंट परफॉर्मेंस थ्रू ड्रॉप कंट्रोल्स। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स थे, ये फ्लॉक्स में जो आ रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स ब्रेक भी हो रहे हैं। सो एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन कॉज ड्रॉपलेट्स टू शेयर देन एग्लोमरेशन। यहां क्या रहे हैं, पार्टिकल आपस में जुड़ने के बजाय, एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन की वजह से यहां पार्टिकल जो हैं जुड़ने के बजाय ब्रेक हो रहे हैं। तो यहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएंगे। आगे जो दूसरे चैम्बर में जो फिल्टर्स लगे हुए हैं, उन फिल्टर्स की मदद से इन पार्टिकल्स को क्या कर दिया जाएगा, गैस से सेपरेट कर दिया जाएगा। तो देखिए आगे, तो यहां पर पार्टिकल्स जो हैं आपस में क्या हो रहे हैं, एग्लोमरेट होने के बजाय यहां पर वो शेयर हो रहे हैं, वो टूट रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। नाउ अगर आगे की बात करें, तो सेपरेशन स्टेज में यहां पर क्या जा रहा है, पार्टिकल जो हैवी हैं वो सेटल कर जाएंगे, जो गैस के साथ में ऊपर जा रहे हैं वो इन फिल्म की वजह से, इन फिल्टर्स की वजह से क्या कर लिए जाएंगे, कैप्चर कर लिए जाएंगे। गैस वैसे इन फिल्टर्स की वजह से क्या कर लिए जाएंगे, कैप्चर कर लिए जाएंगे। तो इस तरह से यहां पर एक वेंचुरीमीटर जो है, बेंचुरी जो आपका स्क्रबर है, वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में वर्क करता है। और उसके आपने स्टेजेस देखिए कि कई स्टेज से यहां पर गैस क्या हो रही है, पास हो रही है। तो जितनी स्टेज से यहाँ गैस पास होगी, वो अलग अलग स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका क्लीनिंग हो रही है। और जो इसमें पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं, पार्टिकल्स यहाँ से अलग अलग फिल्टर से जब पास होंगे तो उनको वो कैप्चर कर लिया जाएगा। तो आपका यहाँ पर एक है बेंचुरी पोर्शन और दूसरा है यहाँ पर सेपरेशन पोर्शन। तो सेपरेशन पोर्शन में आपने देखा कि कई तरह की यहाँ पर क्या लगी हुई हैं, सीट्स लगी हुई हैं, जिनकी मदद से आप क्या करते हो, जिनकी मदद से आप यहाँ देखते हो कि किस तरह से गैस की क्लीनिंग हो रही है। जो आपने एग्जॉस्ट इसमें रिलीज की थी, उसमें कई तरह के पार्टिकल्स थे, सस्पेंडेड पार्टिकल थे, एरोसॉइल थे, केमिकल थे। तो हर एक तरह के पॉल्यूटेंट्स को यहाँ ट्रीट करने के लिए यहाँ पर यूनिट्स बनाई गई हैं। और फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, क्लीन गैस मिलेगी, जिसकी एफिशिएंसी जो है, इस पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो 99% है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक आपका बेंचुरी स्क्रबर किस तरह से काम करता है। देखिए आपसे वर्किंग नहीं पूछेगा, बट आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि एक डिवाइस के लिए क्या तो इसकी एफिशिएंसी और कितने साइज के पार्टिकल को ये फाइनली रिमूव कर सकता है, मतलब मिनिमम साइज ऑफ द पार्टिकल दैट कैन बी रिमूव्ड बाय द डिवाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। So the spray tower and Venturi scrubber can be made. The spray tower and Venturi scrubber can be made to remove gaseous pollutants also. ठीक है ना।
तो ये पार्टिकुलेट मैटर के साथ साथ ये गैसियस पॉल्यूटेंट्स को भी रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं, अलॉन्ग विद रिमूविंग द पार्टिकुलेट मैटर। ए लॉट ऑफ वेस्ट वाटर नीडिंग डिस्पोजल में बी प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आप जब स्प्रे कर रहे हो तो जो वाटर यहाँ पर बनेगा, ये जो वेस्ट वाटर यहाँ क्रिएट हो रहा है, उसको डिस्पोज करने के लिए आपको प्रोविजन रखना पड़ेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। इन टावर्स की या इन डिवाइसेस की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हाई है व्हेन कोरोसिव मटेरियल आर कलेक्टेड, क्योंकि कोरोसिव मटेरियल इन कॉम्पैक्ट डिवाइस को क्या करेगा, कोरोड करेगा, तो उस केस में आपको इसका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा हाई पड़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, देखिए जब छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं वो? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो अगर हम दूसरे अपोजिटली इलेक्ट्रिकल चार्ज सरफेस पे उसको रखते हैं तो वो एक्चुअली कैप्चर कर लिए जाएंगे। जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं तो वो बहुत ही फाइन पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हैं, और अगर वो किसी मीडियम से पास होंगे जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज मीडियम है, एक है पॉजिटिव सरफेस, एक है नेगेटिव चार्ज सरफेस, तो जिस पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव है वो उसको नेगेटिव क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और जिस पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव सरफेस अट्रैक्ट कर लेगी। इस तरह का इसका इसमें कंसेप्ट यूज करना है। तो एफिशिएंसी अगर देखें तो 95 to 99% है, और रिमूवल साइज अगर पार्टिकल देखें इसकी कि मिनिमम साइज ऑफ द पार्टिकल दैट कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज ग्रेटर देन 1 माइक्रोन। मतलब माइक्रोन की जो ऑर्डर है, सब माइक्रोन से लेके 1 माइक्रोन तक को ये रिमूव कर सकता है। नाउ पार्टिकल्स में बी कलेक्टेड वेट और ड्राई, किसी भी कंडीशन में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गैस जो है वो वेट और ड्राई कंडीशन में हो सकती है। 99% और प्लस एफिशिएंसी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड इवन स्मॉल साइज पार्टिकल कैन बी रिमूव्ड। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। चलिए इसके एक बार फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिए यहां पर आपने क्या किया है, एक इंडस्ट्री में ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को इंस्टॉल किया है, तो वो किस तरह से वर्क करेगा उसको समझना जरूरी है पहले। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन की। ये आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दिया। PM10 PM2.5 इस तरह की ये पार्टिकल्स को रिमूव करने में हमारी हेल्प करेगा। एफिशिएंसी 99.9% तक जा सकती है। यहाँ पर दूसरी बात जो है, जो मतलब पावर और प्रेशर की अगर बात करें तो वो हमको यहाँ पर कंसंट्रेशन दे रखी है। तो देखिए इस कंसेप्ट को समझिए कि जो फ्यूल गैस है वो उसमें कोलाइडल पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, चार्ज पार्टिकल हैं। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज मीडियम बना दिया है। इस मीडियम से इसको हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो इस तरह से नेगेटिवली चार्ज होकर ये पार्टिकल, देखिए मीडियम में हमने क्या किया है, यहाँ पर दोबारा समझिए, अगर पार्टिकल चार्ज भी नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल पार्टिकल है, गैस में अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तो यहां पर हमने नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है, सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया है। तो यहां पर पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल एक्चुअली इस नेगेटिव चार्ज की वजह से चार्ज होकर और पॉजिटिव प्लेट्स पे या पॉजिटिव सरफेस पर कलेक्ट कर लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है, और इसके जरिए हम गैस में से पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बहुत ही सिंपल और आसानी से समझने वाला कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगा। तो जो आपने यहाँ पर देखा है, पार्टिकल टकराता है नेगेटिव चार्ज से, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, नेगेटिव चार्ज द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा। लेकिन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव सरफेस द्वारा यहाँ पर कैप्चर कर लिया जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो काम करता है। तो ये इसका बेसिक फिनोमेना है जो कि अभी आपने देखा। सो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आपका मेन कंसर्न जो है, मेन कंसर्न है चार्ज पार्टिकल को गैस से रिमूव कर देना। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो अलग अलग कंसर्न है। चार्ज पार्टिकल नहीं है तो आप उसको पहले चार्ज कीजिए और उसके बाद में उसके अपोजिटली चार्ज सरफेस पर उसको कैप्चर कीजिए, इस तरह से वो गैस से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की एफिशिएंसी काफ़ी हद तक ज़्यादा हो सकती है, 99.99% तक भी वो पहुंच सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सो
मेंटेनेंस इज नॉमिनल अनलेस corrosive एंड एडेसिव मटेरियल आर प्रेजेंट इन द फ्यूल गैस। तो अगर corrosive या एडेसिव कोई भी सब्सटेंस इसमें मिला तो वो क्या करेगा, डिवाइस को करोड करेगा और उसके लिए उसका मेंटेनेंस आपको रखना पड़ेगा। तो वैसे दिस कंडीशन में कि जब आपके corrosive और एडेसिव सब्सटेंस नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो उस केस में इसका मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही नॉमिनल होगा। दूसरी बात, दे कैन बी ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर अप टू 300 to 450 डिग्री सेल्सियस। 300 से और 450 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म गैस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हायर इनिशियल कॉस्ट, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो हायर है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के। दूसरी बात है सेंसिटिव टू वायबल डस्ट लोडिंग ऑफ फ्लो रेट्स, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा अगर फ्लो रेट है डस्ट की, स्मोक की या गैस की, तब वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा, मतलब ज़्यादा लोड को ये एक साथ नहीं ले सकता, तो ये हाईली सेंसिटिव है। नाउ दे यूज हाई वोल्टेज, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है तो यहाँ पर सरफेस को चार्ज करने के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। हैंस में यहाँ पर दे यूज हाई वोल्टेज, हैंस दे पजेस रिस्क टू पर्सनल सेफ्टी ऑफ द स्टाफ। मतलब यहाँ पर हाई वोल्टेज यूज किया जाएगा तो आपको स्टाफ के लिए सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना होगा। क्लियर। दे आर वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स, पल्प एंड द पेपर इंडस्ट्रीज, माइनिंग एंड द मेटलर्जी इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज या प्लांट्स, केमिकल इंडस्ट्रीज। क्लियर है। तो ये इस तरह से डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल है कि हम उतना ही जो एग्जॉस्ट जो इंडस्ट्रीज से निकलेगी उसको हम एयर पॉल्यूटेंट फ्री कर सकते हैं। चलिए नाउ लास्ट वन है हमारा फैब्रिक फिल्टर, जिसको हम बैग फिल्टर भी बोल सकते हैं। तो फैब्रिक फिल्टर मिनिमम पार्टिकल साइज दैट कैन बी रिमूव्ड वो है 1 माइक्रोन और एफिशिएंसी कितनी है, ग्रेटर देन 99%। ठीक है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। फैब्रिक फिल्टर का ये एक एडवांटेज हमारे पास में निकल के आया कि इसकी एफिशिएंसी 99% से भी ज़्यादा हो सकती है। अब एक्चुअली ये क्या है, बैग फिल्टर है, फैब्रिक फिल्टर है, तो ऐसी गैस इसमें रिलीज नहीं करनी है, ऐसी गैस इनमें इमिट नहीं करनी है जिसका कंडेंसेशन हो सके। अगर कंडेंसेशन हुआ तो बैग फिल्टर जो है वो चॉक हो जाएंगे। अभी समझेंगे, इसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हाई टेम्परेचर गैसेज नीड टू बी कूल्ड टू द रेंज ऑफ 100 to 450 डिग्री सेल्सियस। अगर बहुत ज़्यादा गर्म गैस है तो पहले उसको ठंडा करना पड़ेगा अप टू द 100 to 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड विद इन विच द फिल्टर्स आर स्टेबल, क्योंकि फैब्रिक फिल्टर हैं तो ज़्यादा गर्म गैसेज को भी हम इससे पास नहीं कर सकते हैं। नाउ द फ्यूल गैसेज मस्ट बी ड्राई। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कंडेंसेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए मस्ट बी ड्राई। The fuel gases must be dry as otherwise there is a risk of condensation inside the filter which can cause clogging। अगर कंडेंसेशन हो गया तो वहाँ पर क्या होगा, उस कंडेंसेशन की वजह से जो लिक्विड बनेगा वो फिल्टर को या बैग फिल्टर को क्या करेगा, क्लॉग कर देगा, तो वहाँ पर प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए किस तरह से एक आपका फैब्रिक फिल्टर काम करता है। तो यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है जिसमें आपके ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जितने भी आपको यहाँ कॉलम नज़र आ रहे हैं, ये कॉलम एक्चुअली क्या है, बैग फिल्टर्स हैं, ये आपके फैब्रिक फिल्टर्स हैं। इस डिवाइस में जो भी आपको ये कॉलम नज़र आ रहे हैं येलो कलर के, ये क्या है, आपके बैग फिल्टर्स हैं। बैग फिल्टर्स मतलब फैब्रिक के बैग्स लटके हुए हैं, सिंपल फैब्रिक के बैग लटके हुए हैं। आगे इसको देखेंगे हम, देखिए किस तरह से वर्क करता है। तो जैसे ही हम इसमें गैस को क्या करेंगे, इमिट करेंगे, गैस को यहाँ से रिलीज करेंगे, तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं बैग फिल्टर्स जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, गैस में प्रेजेंट पार्टिकुलेट मैटर को और डस्ट को क्या कर लेते हैं, कैप्चर करते हैं। ये क्या करेंगे, इनको कैप्चर करेंगे। तो ये जो बैग फिल्टर आपको नजर आ रहे हैं इनमें कंडेंसेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर कंडेंसेशन होगा, जो लिक्विड होगा इन फिल्टर्स को चॉक कर लेगा। ये मेटल की जो रिंग्स हैं और मेटल के जो वायर्स हैं इन पर होल्ड किए जाते हैं, तो इस तरह से ये वर्क करते हैं। क्लियर। नाउ अगर हम इनकी देखें कि किस तरह के मटेरियल से बने होते हैं, तो देखिए एक बार इनको,
तो इस तरह से गैस जब इनसे पास होगी तो यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल हैं वो कैप्चर किए जा रहे हैं और धीरे धीरे इनके ऊपर क्या बनती जा रही है, डस्ट पार्टिकल की लेयर बनती जा रही है और फाइनली फिर शेकिंग की वजह से इसको फिर से हम नीचे गिरा देते हैं। बार बार जब इस तरह से ये क्या करते हैं, इस तरह से एकदम से इनमें जर्क लगता है तो जर्क की मदद से ये जो पार्टिकल डस्ट है वो नीचे गिर जाती है। तो इस तरह से काम करते हैं और ये क्या है, फैब्रिक फिल्टर्स हैं। एक्चुअली क्या है, फैब्रिक है, ठीक है। तो यहाँ से गैस, जो क्लियर गैस है वो यहाँ से इनसाइड अंदर की साइड आ जाएगी और जो डस्ट है वो यहाँ पर रिमूव कर ली जाएगी। इस तरह से आपके वैक फिल्टर्स काम करते हैं। क्लियर नाउ, तो ये था आपके अलग अलग तरह के फिल्टर्स जिन पे आपने डिस्कशन किया। अलग अलग तरह की ऐसी डिवाइसेज, इंजीनियरिंग डिवाइसेज जिनकी मदद से हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया है, थोड़ी बहुत कोशिश भी किया है कि विजुअल्स के थ्रू आपके वो डिवाइसेज समझ में आए। हालांकि इतने डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट कोशिश की है। तो इस तरह से जो आज का इस लेक्चर हमने जो देखा था उसमें हमने एक ही डिवाइस को समझने की कोशिश की है। ये इसका बैक फिल्टर का एक सिस्टमेटिक डायग्राम है। तो यहाँ पर जो गैस, क्लीनिंग गैस है वो यहाँ से इसमें एंट्री की जाएगी। ये आपके क्या है, बैक फिल्टर्स हैं जो कि स्क्रीन से लटके हुए हैं। वेट बढ़ता जाएगा, शेकिंग होगी तो जो डस्ट पार्टिकल इसके चारों तरफ अटैच होते हैं, फिल्टर के, तो वो शेकिंग की वजह से क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे नीचे और उनको ऊपर में कलेक्ट कर लिया जाएगा, डस्ट यहाँ से आउट कर दी जाएगी। देखिए दूसरी बात, यहाँ से इस पोर्शन से आपकी जो क्लीन एयर है वो बाहर चली जाएगी। तो इस कंसेप्ट से हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट को या जो फ्यूल गैस है उसको क्लीन करते हैं। नाउ अब जितने भी आपने डिवाइसेस पढ़ी हैं उनको एक बार एक नज़र से देख लीजिए कि यहाँ से इनकी एफिशिएंसी क्या है और मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल जिनको ये रिमूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट है ग्रेविटेशनल चैम्बर, जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो ग्रेविटेशनल चैम्बर को मिनिमम साइज दैट कैन बी रिमूव्ड बाय ग्रेविटेशनल चैम्बर 50 माइक्रोन और इसकी एफिशिएंसी 50% से कम होती है। सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर्स की जो मिनिमम साइज पार्टिकल है वो है 5 से 25 माइक्रोन और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 50 से 90% हो सकती है। नाउ स्प्रे टावर जो है वो 10 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल को रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन ये मिनिमम साइज है कि 10 माइक्रोन के पार्टिकल को रिमूव कर सकता है या इससे बड़े पार्टिकल को वो रिमूव कर सकता है और इसकी जो एफिशिएंसी है लेस देन 80%। नाउ वेट साइक्लोनिक स्क्रबर को आपको पता है कि ये बहुत छोटे पार्टिकल, मतलब मिनिमम टू मिनिमम 2.5 माइक्रोन तक के पार्टिकल को रिमूव कर सकता है और एफिशिएंसी 80% से कम होगी। नेक्स्ट है वेंचुरी स्क्रबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसकी जो मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल है जिसको ये रिमूव कर सकता है वो सब माइक्रोन साइज है, मतलब 0.5 माइक्रोन है और इसकी एफिशिएंसी 99% तक हो सकती है। एंड लास्ट वन है बैक फिल्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी भी जो मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल जिसको ये रिमूव कर सकता है, हालांकि हमने 1 माइक्रोन लिखा है लेकिन 1 माइक्रोन से कम पार्टिकल को भी ये क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है और इसकी एफिशिएंसी 99% से ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमने एक एक करके सारी डिवाइसेस को अच्छे से समझने की कोशिश की है। तो आज के इस लेक्चर में हमने केवल और केवल उन डिवाइसेस को डिस्कस किया है जो पार्टिकुलेट मैटर को एग्जॉस्ट से सेपरेट करते हैं। क्लियर? सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दिस।